हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने पीकेवी हाईटेक स्कूल में। आज मैं हमेशा की तरह फिर से बायोलॉजी लेकर हाजिर हूं। बायोलॉजी में हम लोग प्राणी जगत प्रारंभ किए हुए हैं। कल मैंने आप लोगों को प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एस्केलमैंथिस के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एस्केलमैंथिस, देखिए यह संघ जो है एस्केलमैंथिस, इसी को हम लोग निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। यह याद रखना चाहिए, एस्केलमैंथिस को हम लोग निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। एस्केलमैंथिस, मैंथिस मतलब बताया था वर्ग, और एस्केल इस पर होते हैं इसलिए इसको एस्केलमैंथिस कहते हैं। ऐसे इनको कॉमनली हम लोग गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। पहली बात, इसकी विशेषता की अगर बात करूं तो ये गोल कृमि के नाम से जाने जाते हैं। और अगर मैं बताऊं तो क्यों गोल ये होते हैं, क्योंकि जैसे देखिए काट अगर मैं करूं, जैसे ये कोई जीव है तो इसको ऐसे भी काटा जा सकता है और ऐसे भी काटा जाता है। ऐसे काटेंगे तो इसको अनुदैर्घ्य कहते हैं और ऐसे काटेंगे तो अनुप्रस्थ। तो इसका जो अनुदैर्घ्य काट होता है, मतलब ऐसे अगर काटे तो ऐसे गोल दिखाई देगा, है ना। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अनुदैर्घ्य काट गोल होता है और इसीलिए इनको हम लोग गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात, अगर मैं इनके बारे में बताऊं कि ये गोल कृमि कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो ये जल में भी होते हैं और स्थल पर भी होते हैं। दूसरी बात कि ये पौधों पर भी हो सकते हैं और जंतु के अंदर या जंतु पर भी हो सकते हैं। चौथी बात बताऊं तो ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब कि ये अपना भोजन दूसरे किसी से प्राप्त करते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पाचन तंत्र पूर्ण और अपूर्ण कब होता है मैंने बताया था, जब मुख गुहा के साथ साथ उत्सर्जी तंत्र यानी उत्सर्जी रंध्र भी हो, यानी लेने के लिए अलग छिद्र और अपचित भोजन निकालने के लिए अलग छिद्र होता है, तो समझते हैं कि पाचन तंत्र पूर्ण होता है। यानी पाचन तंत्र पूर्ण, तो छठा हम क्या लिख सकते हैं कि के सिर पर मुख द्वार होता है और विपरीत छोर पर उत्सर्जी रंध्र कहते हैं इसको। उत्सर्जी रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, एक ऐसा छिद्र जिसके द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। और इन्हीं दोनों के कारण कहते हैं कि पाचन तंत्र इनका पूर्ण होता है। आठवीं बात अगर मैं बताऊं तो ये भी एक लिंगी होते हैं।
एक लिंगी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। एक लिंगी का मतलब इसका नर जीव और मादा जीव अलग अलग होंगे, एक ही में नहीं। जबकि प्लेटी ने बताया था कि ये उभयलिंगी होते हैं, उन्हीं में नर अंग भी होते हैं और मादा अंग भी होते हैं। ठीक है। नौवा बात अगर बताऊं तो मादा जो होती है वह नर से बड़ी होती है, मादा नर से बड़ी होती है। ये आकार की बात अगर मैं बोलता हूँ, चूंकि ये एक लिंगी और नर और मादा इनमें होता है, इसलिए इनके अंदर प्रजनन जो होगा वह लैंगिक होगा कि अलैंगिक। तो नर मादा अलग है, यानी इनमें लैंगिक प्रजनन होगा। और इसी से दिमाग लगाइए। अच्छा, ये तो लैंगिक प्रजनन होगा, तो एक और चीज़ के बारे में सोचना होगा कि इनका जो निषेचन होगा नर युग्मक और मादा युग्मक का, वह आंतरिक होगा कि बाहरी होगा, अब ये दिमाग में आएगा। तो इनमें जो निषेचन होगा वह आंतरिक निषेचन होता है, इनमें बाह्य निषेचन नहीं होता है। अब ये मत पूछेगी कि आंतरिक निषेचन क्यों, क्यों की बात नहीं है, ये तो नेचुरली है। ईश्वर ने जैसा शरीर बनाया है, कौन कैसे करता है। अब हम लोग मनुष्य है, लैंगिक प्रजनन करते हैं, आंतरिक। अब क्यों आंतरिक निषेचन? अरे तो बाहर तो हो ही नहीं सकता है, स्पर्म हम बाहर हम छोड़ेंगे तो उनका संयुग्मन हो ही नहीं सकता है, आंतरिक होता है। ईश्वर ने बनाया ऐसा शरीर, तो इनका भी है ना आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होगा तो इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, मतलब प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन, यानी ये शिशु को जन्म देंगे या लार्वा को जन्म देंगे, है ना। तो ये अधिकांशतः ये शिशु को जन्म देते हैं। शिशु का मतलब इनका जो आकार होता है वह जनक के समान होगा, जनक के समान। और जनक के समान होता है तो इसी को हम लोग प्रत्यक्ष परिवर्धन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्धन। लेकिन किसी किसी में लार्वा भी हो सकता है, हम यहाँ एक्सेप्शन में लिख दे रहे हैं, कुछ में लार्वा। लार्वा हमने बताया था कि बच्चे तो होंगे लेकिन वो बच्चे जनक के समान नहीं होंगे, तो उनको लार्वा। और जब लार्वा होता है तो इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्तन, है ना। कुछ में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, अधिकांशतः जो है शिशु के समान होते हैं, तो प्रत्यक्ष परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इनके बारे में और क्या छूटा हुआ है और जानकारी अगर मैं दूं तो हाँ, इनमें जो होता है 15 नंबर बताओ, अंग तंत्र स्तर होता है। क्योंकि जन्म तंत्र इनमें होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसीलिए इनको कहते हैं अंग तंत्र स्तर इनमें होता है। 16 एक और चीज याद आ गई इसके साथ, कूट प्रगुही होते हैं। कूट प्रगुही, कूट प्रगुही का मतलब मैं कल बताया था, कितना दिन बताया हूँ। जैसे एक तो इक्टोडर्म होता है ना, कोशिकाओं का स्तर, और एक इंडोडर्म होता है, मीजोडर्म बीच में होता है कोशिकाओं का स्तर, लेकिन ये मीजोडर्म है। लेकिन मीजोडर्म जब ऐसे मिलता है
ये इंडोडर्म, इंडोडर्म के बाद मेसोडर्म का स्तर मिल जाएगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे और असिलोमिक हो जाएंगे। इनके अंदर तो जगह सिलोम नहीं ना बचा, रिक्त स्थान नहीं बचा। और रिक्त स्थान तब होता है जब एकदम, जैसे ये देखिए है ना, इक्टोडर्म हो गए और ये मेसोडर्म हो गया। अब मेसोडर्म के बाद जो है ये रिक्त स्थान नहीं मिल रहा है तो ये सिलोमिक हो गए, यानी प्रगोही हो गए। लेकिन जब इक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं और ये इंडोडर्म की कोशिकाएं हैं और इसके अंदर कहीं कहीं पर मेसोडर्म मिल जाएगा, कहीं कहीं पर, तो ये हम क्या कहेंगे कि पूरा सिलोम नहीं न मिला, पूरा रिक्त स्थान नहीं न मिला, इनके बीच थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान मिल रहा है, गुहा मिल रहा है, गुफा मिल रहा है, रिक्त स्थान मिल रहा है। इसीलिए इनको हम लोग कूट प्रगोही कहते हैं। कूट मतलब झूठा, इसको सूडोसिलोमिक भी कहते हैं इंग्लिश में। सूडो मतलब झूठा, कूट, और प्रगोही मतलब सिलोमिक, है ना। तो कूट प्रगोही या सूडोसिलोमिक भी ये होते हैं, याद रखिएगा। और चूंकि तीनों लेयर होता ही है इसीलिए इनको क्या करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय। इनका जो शरीर होगा वो त्रिस्तरीय होगा। दूसरी चीज, इनका जो चमड़ा होता है, मैंने बताया है, वह क्यूटिकल से ढका होता है। क्यूटिकल एक पदार्थ है जो चमड़ा पर अगर होगा तो पानी जो है उस पर अड़ता नहीं है, पानी छिहल जाता है, अपने भाषा में अगर समझे तो क्यूटिकल होता है इनके चर्म पर। चर्म पर मतलब चमड़ा पर, और चमड़ा के नीचे जो मांसपेशी होता है वो अनुदैर्घ्य मांसपेशी होता है। अनुदैर्घ्य मांसपेशी। अनुदैर्घ्य मांसपेशी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे गोल गोल मांस, एक जैसे अगर ये लंबा रहेगा तो अनुप्रस्थ हो जाता है ना, मगर अनुदैर्घ्य का मतलब ऐसे गोल गोल मांसपेशी इनके बॉडी के चमड़ी, ऊपर ही जो चमड़ी होगा, खोल होगा, उसके नीचे जो है अनुदैर्घ्य मतलब कोशिकाओं का स्तर मिलेगा, यानी मांसपेशी मिलेगा। विश्वा अगर मैं खूबी बताऊं इनका, तो ये किनारे पर पतले होते हैं। इनका आकार की बात करूं तो किनारे पर पतले, मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। आकार की बात तो आकार की जगह पर हालांकि लिखना चाहिए। और हो गया, रक्त और श्वसन तंत्र इनके अंदर नहीं पाया जाता है। रक्त तथा श्वसन तंत्र नहीं होता है। ये बात हो गई। तंत्रिका तंत्र की अगर बात करूं तो आगे में, जैसे देखिए अगर मैं ये चित्र बना रहा हूँ, ऐसा अगर चित्र बनाया लंबा सा, और ये दोनों किनारे जो है पतले होते हैं, है ना, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि एक जो है आगे जिधर सर होगा, एक जो है ऐसे गोल होगा तंत्रिका, यहाँ पर, है ना, और वलय के रूप में होगा, और छेद जो होगा वह ऐसे अनुप्रस्थ जो है लाइनें होंगी। तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तंत्रिका तंतु होता है, जो इस प्रकार से सजी रहती है। सेंसेशन के लिए
स्टिमुली को ग्रहण करने के लिए, बाहरी आवेग को ग्रहण करने के लिए ऐसा इनमें होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका रज्जु कह सकते हैं। तंत्रिका रज्जु के रूप में ये होते हैं। अब अगर बात करूँ तो समिति छूटा हुआ था, है ना। अगर समिति की बात करूं तो देखिए ये गोल होते हैं, लेकिन द्विपार्श्व समिति होता है। द्विपार्श्व समिति समझ रहे हैं ना, मतलब कि इनका शरीर अगर होगा तो ऐसे एक ही बार ऐसे काटेंगे, एक ही जगह से काट सकते हैं दो आधा करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं से भी काट दे तो दो आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इनका शेप जो है वह इरेगुलर होता है। एकदम पूरा अगर गोल होता तो हम ऐसे 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 कहीं से भी काट देते तो और ये समिति हो जाता, मगर ऐसा नहीं होता है। द्विपार्श्व समिति का मतलब ही हुआ कि इनका जो बॉडी शेप हुआ वो इरेगुलर होगा। ये अपने आप को समझना है। यहाँ पर मैं ये नहीं, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इनका शरीर जो है वो अनियमित होता है। बस यही समझा दिया है कि द्विपार्श्व समिति होता है। द्विपार्श्व समिति का मतलब कि पूरी तरह से गोल मटोल नहीं होता है, इरेगुलर होता है। हाँ, लेकिन एक जगह से काट दिया जाए तो ये दो आधे में बदल सकते हैं, है ना। अंग तंत्र अस्त्र बता दिया। आहार नल इनका पूर्ण होता है, मैं बता दिया। यहाँ पर बताया था पाचन तंत्र पूर्ण, या उसी को आहार नाल पूर्ण कहेंगे। और यहाँ लिख सकते हैं आहार नाल पाचन तंत्र के साथ ग्रसनी के साथ। ग्रसनी के साथ मतलब ग्रसनी किसको कहते हैं? जहाँ भोजन का निगल द्वार, भोजन निगलने का द्वार, तो इनके अंदर जो है ग्रसनी होता है। अपशिष्ट पदार्थ वाला बात बता दिया, ये भी आपके बुक में उत्सर्जन रंध्र वाला बात बता दिया। एक लिंगाश्रयी होते हैं बता दिया, परिवर्तन प्रत्यक्ष सब तो बता दिया। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एक है एस्केरिस, जिसको गोल कृमि कहते हैं। गोल कृमि ऐसे लिखा भी है, उदाहरण के रूप में यहाँ लिख सकते हैं एस्केरिस। एस्केरिस गोल कृमि के रूप में। और दूसरा इसका वुचेरिया, एक है वुचेरिया जिसको हम लोग फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं। इसी से फाइलेरिया भी होता है। कृमि है वर्म्स है, फाइलेरिया हाथी पाँव जानते हैं, पैर जो है मोटा हो जाता है, चला नहीं जाता है। यही कृमि आ जाते हैं अगर शरीर के अंदर, है ना, तो फाइलेरिया हो जाता है। और ये वुचेरिया कृमि के कारण होता है, इसीलिए इनको हम लोग फाइलेरिया कृमि के नाम से जानते हैं, है ना। और तीसरा उदाहरण दिया हुआ है, देखिए अंकुश कृमि, इंसाइलोस्टोमा, है ना। तीसरा उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ, एंसाइलोस्टोमा। इन्हीं को हम लोग अंकुश कृमि के नाम से भी जानते हैं। अंकुश कृमि दिया हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं इसका जो बॉडी होगा ना वह थोड़ा सा जो है जे आकार का होगा। ऐसे मिटा रहा, देखिए ऐसे अंकुश कृमि, है ना। इसको इंग्लिश में हुक वर्म कहा जाता है, हुक वर्म। कीड़े तो बहुत होते हैं, है ना। अगर वर्म की बात करूं, देखिए जैसे हमने टैप वर्म सुना है, फ्लैट वर्म, चपटा कृमि, इसको फीता कृमि, और एक होता है फ्लैट वर्म, सबका नाम आपने सुना होगा। टैप वर्म मतलब फीता कृमि, फ्लैट वर्म मतलब चपटा कृमि,
राउंड वर्म, सब शेप के आकार पर ही नाम पड़ा है कीड़ों का। राउंड वर्म, गोल कृमि। हुक वर्म, हुक वर्म मतलब ये जे शेप का, हम इसकी बात कर रहे हैं। इनसाइलोस्टोमा जो होता है वह हुक वर्म का नाम है ना। राउंड वर्म गोल कृमि का नाम बताया मैं। एस्केरिस या राउंड वर्म है, फ्लैट वर्म और टैप वर्म हमने कल फ्लैटी एलिमेंट में पढ़ा था। टैप वर्म फीता कृमि और फ्लैट वर्म पढ़ा था, है ना। तो ये जो है आपका कौन सा था, एस्केलमेंथिस, जिसको हम लोग गोल कृमि के नाम से जानते हैं। आप चित्र भी इनका बना सकते हैं, साफ साफ दिया हुआ है। और अगर कोई प्रश्न हो, देखिए इसमें जितना भी है हमने आपको बता दिया आपके पुस्तक में, और कुछ छूटा हुआ नहीं है। एक एक चीज़। मुक्त जीवी एक शब्द दिया हुआ है। मुक्त जीवी का मतलब क्या होता है कि अगर जल में जैसे रहेंगे, है ना, और स्थल पर ऐसे रहेंगे, इनमें दो परजीवी लिखा हूँ ना, देखिए बताना भूल गया था तो मैं बता रहा हूँ। परजीवी मिटा दिया। अब इसमें दो जीवी होता है, देखिए एक ऐसे मुक्त जीवी और दूसरा एक शब्द मिलेगा परजीवी। मुक्त जीवी का मतलब ये हुआ कि ये किसी के शरीर के अंदर या किसी के शरीर से चिपक कर नहीं रहेंगे। मुक्त जीवी जैसे हम लोग हैं, किसी को पकड़ कर रहते हैं, जीते हैं, फ्रीली जीते हैं कि नहीं, तो हम लोग मुक्त जीवी हैं। अपना भोजन हम खुद व्यवस्था करेंगे, बनाएंगे, पकड़ेंगे, खाएंगे, निकलेंगे, इनको मुक्त जीवी कहते हैं। लेकिन जब किसी जीव शरीर के अंदर या चिपक कर रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, परजीवी। यही अंतर है। परजीवी मतलब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, है ना, और मुक्त जीवी का मतलब डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। वो अपने फ्रीली जो है भोजन का जुगाड़ कर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जल स्थल से मतलब जल में भी रह सकते हैं ऐसे, और स्थल में भी रह सकते हैं। पानी हम लोग खुला ऐसे छोड़ देते हैं, कहीं से न कहीं से जो है हम लोग या पत्ता ही घास खाते हैं। घास मतलब साग सब्जी हम लोग खाते हैं ना, तो उस पर भी इनके जो है लार्वा हो सकते हैं। वो भी धोते हैं घर में लाकर किचन में। पानी बाय द वे समझ लीजिए कि पीने वाला है, खुला हुआ है, ओपन है, तो कहीं से न कहीं से छिटक कर पानी पीने वाला में अगर इनके लार्वा चले गए, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं लार्वा, और वो हम पानी पी लेते हैं अगर गलती से, या रात में देखे नहीं अगर इसमें कुछ है कि नहीं है, तो समझ सकते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होगा, है ना। साग सब्जी पत्तों वगैरह पर ये सब खासकर ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसीलिए बरसात के दिनों सबसे ज़्यादा ये जो हम चाहे फ्लैटी एलिमेंट्स की बात करें, चाहे एस्केलमेंथिस की बात करें, ये सब बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा ये प्रजनन करते हैं। और चारों तरफ बरसात में ही ये फैले रहते हैं। साग सब्जी कुछ भी बरसात के दिनों में ही, अभी के मौसम में ही अगर मैं बात करूं तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें पानी जो है उबाल कर पीना चाहिए। उबाल कर पीने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो वर्म्स वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनके लार्वा वगैरह मर जाएंगे। साफ पानी हो गया। नहीं तो पानी को बिल्कुल जो है ढक कर रखिए। साग सब्जी कुछ भी, बहुत लोगों का आदत होता है कि मूली खेत में से लिए और चबाने लगे, या बहुत सारे मतलब ऐसे पौधे हैं जिनको ऐसे डायरेक्ट खोंट कर लोग चबाने लगते हैं। आप समझ सकते हो कितना हानिकारक होगा। उनके पत्तों पर कृमि के लार्वा मौजूद हो सकते हैं, है ना। इसीलिए खासकर जो है बच्चों में क्यों चील ज़्यादा होते हैं, कृमि ज़्यादा होते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों का क्या कारण कि बिना हाथ धोए खाना वगैरह खाते रहते हैं। कुछ भी साग सब्जी चाहे कुछ भी हुआ मिल गया और बिना हाथ धोए भी ऐसे खाते रहते हैं। उनको साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रहता है, जिसके कारण वो मीठा भी ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, है ना। जैसे हम लोगों में क्या है कि अगर आ भी गया तो चॉकलेट्स वगैरह मतलब तो हम लोग नहीं खाते हैं ना। चॉकलेट्स में आप जानते हैं डायरेक्ट शुगर होता है, चीनी होता है। शुगर क्या है, डायरेक्ट एनर्जी है, ग्लूकोज है। तो अगर वो थोड़ा सा भी जाता है
तो जो वर्म्स होते हैं उनको एनर्जी जो है मिल जाती है। तो इसलिए उनको परिवर्धन करने में मतलब उनका साइज बढ़ने में, उनकी जनसंख्या बढ़ाने में हमारे आंत के अंदर, हमारे पेट के अंदर आसानी हो जाता है, जिसके कारण अचानक जो है संख्या बढ़ा लेते हैं। हम लोग उतना चीनी खाते नहीं है, चॉकलेट्स खाते नहीं है, मीठा खाते नहीं है, तो क्या होता है अगर एक दो आएंगे भी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा या इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि वो ज़्यादा होता है, मतलब साल में उनको 2 बार कृमि का मतलब कीड़े का दवाई खिलाना पड़ता है बच्चों को। और सियाने अगर हैं तो एक टाइम साल में अगर 1 बार भी खा लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन खाना चाहिए। आज जैसे भी मौसम है या साल भर जैसे हम लोग परिवेश में रहते हैं उतना साफ सफाई रहता नहीं है। कृमि को दूर करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे आमाशय में, हमारे पेट में कृमि रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। भोजन हम खुद करते हैं, खूब खाते हैं भोजन, मगर फिर भी हमारे शरीर पर रौनक नहीं आता है। अब बहुत लोग हैं 1 ही रोटी 2 रोटी खाएंगे और शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। और बहुत लोग हैं कि 6 रोटी 7 रोटी 8 रोटी भी खा जाएंगे तो उनका शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, जो समय पर भूख नहीं लगेगा, हमेशा आलस रहेगा, है ना, लैट्रिन साफ नहीं होगा, पेट फूला हो रहेगा, गैस रहेगा। तो उसको समझ जाना चाहिए। वो अनएजुकेटेड लोग हैं तो उनको मतलब समझ में नहीं आता है अनएजुकेटेड लोगों को कि हमारे पेट में आखिर हुआ क्या है ना। तो वो कृमि वगैरह हो सकते हैं, उसका साफ सफाई जो है ज़रूरी है। इसलिए वर्म्स का अल्बेंडाजोल जो आता है 500 mg सियाने के लिए और बच्चों के लिए 250 mg अल्बेंडाजोल का टैबलेट मार्केट में मिलता है। इसका सेवन करना चाहिए। अल्बेंडाजोल सक्षम है इन कृमियों का नाश करने के लिए। लेकिन याद रहे अल्बेंडाजोल का खुराक जो है ना, वो एक दिन में 500 mg ही खाना होता है। अगर ज़्यादा कष्ट होता है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार 3 दिन लगातार खाया जा सकता है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं। अगर हम अल्बेंडाजोल का सेवन अगर ज़्यादा भी करते हैं तो हमारे शरीर में जो हमारे लिए लाभदायक जो बैक्टीरिया जो वगैरह हैं वो भी उनका नाश हो जाता है, तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा ना। सो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार एक लिमिट में अल्बेंडाजोल भी खाना चाहिए। 6 महीने के अंदर अगर एक बार अल्बेंडाजोल खा लिया तो फिर 6 महीने के अंदर जो अल्बेंडाजोल नहीं खाना चाहिए, ये भी नियम है। सो ऐसा नहीं कि मतलब हमने बोल दिया नाम आप जान गए अल्बेंडाजोल तो खाने लगे, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही अल्बेंडाजोल का सेवन आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बात बताई आपको कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना, रोग उत्पन्न होते हैं। फाइलेरिया भी रोग उत्पन्न करने वाला, लेकिन फाइलेरिया हो गया तो है ना, इसका अलग से दवाई मतलब होता है। फाइलेरिया में आप अल्बेंडाजोल खाकर फाइलेरिया को ठीक नहीं कर सकते हैं, है ना। ये गोल कृमि हो गए, है ना, और जो हुक वर्म, फ्लैट वर्म, ये सब जो होते हैं इनमें ये काम करता है अल्बेंडाजोल। बाकी फाइलेरिया वाला केस में काम नहीं करता। उसके लिए डॉक्टर से अलग से राय लेकर आप ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो करा सकता है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, बेहद पसंद आया होगा। मैंने भरपूर जो एक एक चीज़ है उसको बखूबी जो है समझा कर ही बोर्ड पर लिखता हूँ, और इस तरह से भी आपको समझना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप कॉल बैक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपने ऐप में BKV हाईटेक स्कूल का जो ऐप है उसमें चैट है, चैट पर भी आप ऑप्शन, चैट में भी आप जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके रास्ते हैं 2 वे कम्युनिकेशन करने का। लाइव हम लोग नहीं ले पाते हैं, कारण क्या है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यहाँ नेटवर्क बहुत वीक रहता है। हम लाइव क्लास लेकर देख लिए हैं, आवाज़ जो है बच्चों तक क्लियर नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए लाइव नहीं हो पाता है ना। और प्लस चीज़ ये भी है कि अगर आधा घंटा क्लास लेते हैं तो आधा घंटा के लिए 2 GB डाटा चाहिए, और 1.5 GB डाटा हम लोगों को जियो देता ही है, तो ये भी एक समस्या बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लाइव की बचत, मतलब लाइव हम लोग नहीं ले पाते हैं। बट
हम लोगों के पास ऐसा इतना ऑप्शन है कि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को स्वस्थ कर सकते हैं, जुगाड़ू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज भी आप लोग इसके नोट्स तैयार करके चित्र के साथ, 2 चित्र दिया हुआ है गोल कृमि का, वो आप बनाकर मुझे ज़रूर शो करेंगे, दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।